ओके, तो हम माइक्रोमेटिक्स चैप्टर देख रहे थे। माइक्रोमेटिक्स चैप्टर में हमने अब तक देखा है कि जो पाउडर है या फिर जो सॉलिड पार्टिकल है उसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ या फिर उसका साइज कैसे डिटरमाइन करना है, उसका शेप कैसे डिटरमाइन करना है, उसका शेप फैक्टर हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि पार्टिकल नंबर किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे उसके जो भी सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे थे, साइज, शेप, नंबर और वेट। वेट तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस के ऊपर रखकर हम उसका वेट मेजर कर सकते हैं। तो ये जो उसकी किसी भी पाउडर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली अलग अलग मेथड यूज़ करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए दूसरे किसी प्रॉपर्टी की मदद नहीं लेनी पड़ती। ओके, जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए या समझने के लिए दूसरे प्रॉपर्टी की मदद नहीं लेनी पड़ती, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर। ओके, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी या उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो हम पिछले कुछ स्लाइड से देखते आ रहे हैं। तो आगे हमें देखना है कि जो पाउडर होती है उसकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके एप्लीकेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक माइक्रोमेटिक का क्या एप्लीकेशन होता है। तो आगे चलकर हमें जब भी उसकी टैबलेट कैप्सूल वगैरह बनानी है तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमें स्टडी करनी पड़ती है। डायरेक्टली किसी भी पाउडर सैंपल को हम हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में नहीं यूज़ कर सकते। अगर टैबलेट भी हमें अगर बनानी है तो उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। ओके, तो अगेन डेंसिटी इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ओके, तो फंडामेंटल में नहीं आती। तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर ये स्टडी करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी। सिर्फ फंडामेंटल प्रॉपर्टी स्टडी करके हम किसी भी पाउडर के पूरे डायमेंशन को नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं उसकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर। तो फार्मास्यूटिकल फील्ड में मेनली डिराइव्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो उसमें सबसे पहली जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज ए डेंसिटी। ओके, अभी व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी को हम इजीली समझ सकते हैं, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये इस फॉर्मूले की तरफ अगर आप देखेंगे, दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डेंसिटी। तो फॉर्मूले की तरफ अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें एक दूसरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? वेट। वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ओके, उसका वजन कितना है डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। वैसे डेंसिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। डेंसिटी मेजर करने के लिए हमें पहला वेट पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज अगेन अनदर डिराइव्ड प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो वॉल्यूम भी क्या है? एक दूसरे डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। इसीलिए यहाँ पर मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है। तो अगर आपको मैथ के बारे में पता है, मैथमेटिक्स के बारे में पता है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम डिटरमाइन करने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ओके, अलग अलग फॉर्मूले, मतलब स्क्वायर हो तो स्क्वायर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग फॉर्मूला, उसमें ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हम पाउडर की बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल फील्ड में पाउडर की बात कर रहे हैं। और ऐसा हम समझते हैं कि पाउडर क्या होता है, आइडियल उसका शेप हम समझते हैं स्फेरिकल। ओके, तो स्पेयर के लिए, किसी भी स्पेयर के लिए या किसी भी स्पेयर का वॉल्यूम मेजर करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर। स्पेयर का वॉल्यूम मेजर करने का ये फॉर्मूला है। वैसे हम जो वॉल्यूम है, आप कहेंगे कि हम तो डायरेक्टली क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं और मेजरिंग सिलेंडर में कुछ भी डालते हैं, लिक्विड भी डालते हैं, पाउडर डालते हैं, और वो जो मेजरिंग सिलेंडर है डायरेक्टली हमें उस पाउडर का या फिर लिक्विड का वॉल्यूम बता देता है।
तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, ओके, आपके जो मन में डाउट आ रहा है वो सही है कि डायरेक्टली मेजरिंग सिलेंडर में भी हमें वॉल्यूम पता चलता है, ओके, लेकिन हाँ वो जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो कैलिब्रेटेड होता है, मतलब वो बनाया ही इस तरह से जाता है, वो डेवलप ही इस तरह से किया जाता है कि वो इस फॉर्मूले को क्या कर सकते, फॉलो कर सके, ओके। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो अपने आप वही वैल्यू हमें उस मेजरिंग सिलेंडर में दिखाई देती है, ओके, या रीड कर सकते हैं हम। तो इस तरह से जो हमें मैन्युअली करना पड़ता, जो हमें खुद को करना पड़ता, वो काम डायरेक्टली वो मेजरिंग सिलेंडर खुद से ही कर लेता है, ओके, और इसीलिए डायरेक्टली वो अपनी वैल्यू बताता है, ओके। तो इस तरह से वॉल्यूम डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मूला लगता है, ओके, उसमें रेडियस का पता होना ज़रूरी है, ओके, पाई एक हमें वहाँ पर कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें रेडियस की मदद लेनी पड़ती है, ओके। सो अगेन रेडियस इज कंसिडर्ड इन द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, रेडियस को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम को डिटरमाइन करने के लिए रेडियस पता होना जरूरी है, इसलिए वॉल्यूम इज आल्सो डिराइव्ड प्रॉपर्टी। और एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी, इस तरह से दो अलग अलग प्रॉपर्टी की मदद से हम डेंसिटी निकालते हैं, इसलिए डेंसिटी इज आल्सो अनदर डिराइव्ड प्रॉपर्टी। तो एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली इट इज एप्लीकेबल टू द दैट ग्रैनुल और दैट शेप, एनी शेप, स्फेरिकल, ट्राइंगल एटसेट्रा। सो उसकी साइज होगी, उसका शेप होगा, उसका नंबर होगा, कितने नंबर है 1 2 3, काउंटिंग जहाँ पर आती है, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें पता है डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डिराइव्ड प्रॉपर्टी दूसरे फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर दूसरे डिराइव्ड प्रॉपर्टी की मदद से जो हम निकालते हैं उसको डिराइव्ड प्रॉपर्टीज कहते हैं, और वही डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। तो मेनली यहाँ पर 3-4 डिराइव्ड प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है पाउडर के बारे में। डेंसिटी, ओके, तो डेंसिटी के बारे में मैंने आगे आपको बताया, उसके भी सब टाइप्स है, ओके, बल्क डेंसिटी, ग्रैनुलर डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। अभी ये बल्क डेंसिटी क्या है, ग्रैनुलर डेंसिटी क्या है, ट्रू डेंसिटी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, ओके। तो डेंसिटी के 3 अलग अलग टाइप, बल्क, ग्रैनुलर, ट्रू। उसमें भी बल्क के भी 2 सब टाइप आते हैं, अनटैप्ड बल्क डेंसिटी, टैप्ड बल्क डेंसिटी, इस तरह से हम इसको बोलते हैं। फिर आती है फ्लो प्रॉपर्टीज, ओके। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन भी बता देता हूँ आपको कि डेंसिटी हम क्यों डिटरमाइन करते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पर हमें पता चलता है, डेंसिटी की मदद से हमें दूसरी एक प्रॉपर्टी और पता चलती है, दैट इज बल्कीनेस, ओके। मतलब हमारा जो सैंपल, जो हम पाउडर यूज कर रहे हैं, वो कितना बल्की है, ओके, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, ओके। उसकी डेंसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका, या फिर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, बल्क डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा वो पाउडर बल्की होगा, ओके। तो आपको वो पता होगा कि 1 किलोग्राम हम अगर लोहा लेते हैं और 1 किलोग्राम हम कॉटन लेते हैं, ओके, दोनों का वजन एक ही है, 1 किलोग्राम लोहा या फिर जो आयरन हम कहते हैं, ओके, मराठी में लोखंड कहते हैं। तो 1 किलोग्राम लोहा लेते हैं, 1 किलोग्राम हम अगर कपास कॉटन लेते हैं, ओके, दोनों का वजन सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो डेंसिटी का डिफरेंस है, ओके। एक की डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, मतलब घनत्व ज़्यादा है, उस जो आयरन होता है, ओके, जो लोहा होता है, उसके जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं, तो उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो कम है, याद रखो, उसकी बल्क डेंसिटी कम है और उसकी ट्रू डेंसिटी ज़्यादा है, ओके, उसकी खुद की डेंसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस नहीं है, उसके जो भी पार्टिकल है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ओके। यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि मान लो जो लोहा है, लोहे के जो पार्टिकल होंगे उनमें अगर इस तरह से बीच बीच में गैप होगा,
ओके, इस तरह से अगर होंगे तो फिर उसकी साइज बढ़ जाती है। लेकिन अगर मान लो ये दो पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल, दिस इज अनदर पार्टिकल, तो लोहे के केस में क्या होता है या मेटल के केस में क्या होता है, वो इस तरह से एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं। ओके, चिपके हुए या फिर कॉम्पैक्ट होते हैं, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से उन दोनों के बीच में इंटर पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, दोनों के बीच में इंटर पार्टिकल, जैसे इंटरनेशनल होता है, दो नेशन के बीच में जो भी होता है उसको इंटरनेशनल कहते हैं, वैसे दो पार्टिकल के बीच में जो होता है उसको हम इंटर पार्टिकल कहते हैं। तो उन दोनों पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है या बहुत कम होता है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि नहीं होगा, जरूर होगा उसमें, लेकिन बहुत कम होता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए उसका वजन 1 किलो ही होता है, लेकिन घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। वही 1 किलो वजन एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए हम इजीली एक हाथ में 1 किलो कपास ले सकते हैं, कितने ही देर तक ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक हम 1 किलो जो लोहा है वो एक हाथ में रख नहीं सकते या फिर उसको सहन नहीं कर सकते। तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। उसके ऑपोजिट जो कपास होती है, कपास के अगर दो पार्टिकल हम लेते हैं तो दोनों के बीच में बहुत सारा ऐसा गैप होता है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, दो पार्टिकल के बीच में होने वाला स्पेस। ओके, इस वजह से उसका घनत्व कम होता है और पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से उसका जो एरिया है वो एरिया बढ़ जाता है, और वो जो एरिया बढ़ता है उसी को हम बल्कीनेस कहते हैं। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा बल्कि, उतनी ज़्यादा उसकी साइज बढ़ेगी और उतना ज़्यादा वो बल्कि दिखेगा। मतलब वजन तो उतना ही है लेकिन उसकी साइज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए जब बल्क डेंसिटी होती है, बल्क डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है। ओके, इसलिए किसी भी पाउडर की हम पहले बल्क डेंसिटी देखते हैं, फिर ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी मतलब क्या है अभी यहाँ पर, कि ट्रू डेंसिटी मतलब यहाँ पर अगर ये पार्टिकल है, आप देख सकते हो पार्टिकल, तो ये पार्टिकल के बीच का जो गैप है उस गैप को छोड़कर बाकी जो भी गैप या फिर जो पोर्स आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इनको हम पोर्स कहते हैं। ओके, तो पोर्स एंड वॉइड्स दो यहाँ पर कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मान लो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल के बीच में जो ब्लू कलर का गैप दिख रहा है आपको, ओके, इट इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ब्लू कलर का गैप आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेस। वही मैंने आपको बताया, और उसको वॉइड्स कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज वॉइड्स। ओके, तो हम अगर एक कंटेनर में, मान लो इस कंटेनर में ये पूरा पाउडर भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर ओरिजिनल पाउडर कितना है, ये जो पाउडर है इतना ही वॉल्यूम सिर्फ पाउडर का है। दिस इज ट्रू वॉल्यूम, आपको दिख रहा है, इट इज ओनली द ट्रू वॉल्यूम ऑफ द पाउडर। और बाकी वॉल्यूम किस चीज का है, यहाँ पर बाकी वॉल्यूम है इस वॉइड वॉल्यूम का। ओके, इंटर पार्टिकल स्पेस का। ओके, तो वॉइड वॉल्यूम में दोनों स्पेस आते हैं। ये जो वॉइड वॉल्यूम है ये इसमें दोनों स्पेस आते हैं, इंट्रा पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, इंट्रा मतलब क्या है, उस पार्टिकल के खुद के बीच में, अगर इस तरह से इरेगुलर पार्टिकल है तो उसके खुद के बीच में भी कुछ गैप होगा। ओके, या फिर पार्टिकल के अंदर भी पोर्स हो सकते हैं। ओके, छोटे छोटे, इनको हम पोर्स कहते हैं। ओके, छोटे छोटे अंदर क्या हो सकती है, कैविटीज हो सकती है। ओके, जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन उस अंदर हो सकती है। जैसे कोई बॉल होता है, बॉल के बीच में हवा भरी हुई होती है, लेकिन बॉल को अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर बीच में कैविटी होती है। ओके, और वो उसके अंदर हवा होती है। तो उसी तरह से पार्टिकल के अंदर इंट्रा मतलब विद इन। ओके, तो पार्टिकल के अंदर जो भी स्पेस होगी या पोर्स होंगे उनको हम कहते हैं इंट्रा पार्टिकल स्पेस। ओके, तो अभी
तीन तरह की डेंसिटी हमें यहाँ पर पढ़नी है। हम यहाँ पर डेंसिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी। बल्क डेंसिटी, ग्रैनुलर डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी, तीन तरह की डेंसिटी के बारे में हमें बात करना है। ज़्यादातर एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल फील्ड में सिर्फ बल्क डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी का होता है, इसलिए ग्रैनुलर डेंसिटी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैनुलर डेंसिटी भी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर ये समझने के लिए ये जो डायग्राम है, डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो पूरा कंटेनर है, कंटेनर में पाउडर भरा हुआ है, पाउडर में ग्रैनुल्स है और ग्रैनुल्स के बीच में स्पेसेस है। ओके, तो दो तरह के स्पेसेस है। एक ग्रैनुल्स के अंदर की स्पेस होगी, उसको हम इंट्रा पार्टिकल स्पेस कहेंगे। इंट्रा मतलब विद इन, पार्टिकल के बीच में होंगे। ओके, जैसे कि इंट्रानेशनल, नेशन के बीच में ही अगर कोई मूवमेंट हो रही है, देश के बीच में ही हो रही है, नेशन के बीच में ही हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इंट्रानेशनल। ओके, तो देश के बीच में ही कुछ हो रहा है। ओके, अगर हम देश के बीच में ही हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम हमारे ट्रैवलिंग को कहेंगे इंट्रानेशनल। ओके, नेशन के बीच में ही। लेकिन अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं तो हमारी ट्रैवलिंग दो देशों के बीच में हो रही है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल। ओके, वैसे ही उस पार्टिकल के खुद के बीच में ही अगर कैविटीज है, उसके शेप की वजह से, किसी भी वजह से उसके अंदर ही अगर कैविटीज है, स्पेस है, तो उसको हम इंट्रा पार्टिकल स्पेस कहेंगे। और दो पार्टिकल के बीच में जो भी स्पेस है उनको हम कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, तो चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, ओके, वो दोनों मिलकर जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम वॉइड वॉल्यूम कहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉइड वॉल्यूम। तो अगर हमें यहाँ पर डेंसिटी निकालनी है, फिर से हम इस फॉर्मूले की तरफ आएंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट तो निकालना एकदम इजी है, डायरेक्टली हम वेट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वे कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें पता है कि वॉल्यूम के अगर अलग अलग टाइप यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो डेंसिटी के जो टाइप है वो वॉल्यूम के टाइप के अनुसार यहाँ पर डिवाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर इस कंटेनर में, मेजरिंग सिलेंडर में हम डायरेक्टली पाउडर डालकर वॉल्यूम ले रहे हैं, लेकिन वो वॉल्यूम ट्रू वॉल्यूम नहीं है। ओके, वहाँ पर तीन चीज़ों को यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। देखो कौन कौन सा आ रहा है। कोई भी अगर मेजरिंग सिलेंडर अगर हम लेते हैं, ओके, इफ वी टेक एनी मेजरिंग सिलेंडर और उसमें अगर हम पाउडर डालते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है, तो तीन तरह के वॉल्यूम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, कौन कौन से वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम। कोई भी अगर सॉलिड पार्टिकल है उसका खुद का वॉल्यूम। दूसरा आ रहा है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस जो इंट्रा पार्टिकल स्पेस है, मतलब पोर्स है, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस पोर्स, इट इज कॉल्ड एज अ ग्रैनुलर वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं ग्रैनुलर वॉल्यूम। किसी भी चीज को हम ग्रैनुल कब कहते हैं? ग्रैनुल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, और ग्रैनुल इज इक्वल टू पार्टिकल प्लस इंट्रा पार्टिकल स्पेस। ओके, हम किसी भी ग्रैनुल को अगर हाथ में लेंगे, ओके, ग्रैनुल को हाथ लेंगे, तो एक ग्रैनुल को अगर हम हाथ लेंगे तो उस ग्रैनुल में क्या क्या आ जाएगा? उस पार्टिकल भी आ जाएगा और उस पार्टिकल के अंदर जो भी स्पेस होगा वो भी आ जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस पोर्स, ओके, उसको हम कहते हैं ग्रैनुलर वॉल्यूम। और तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या है? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस पोर्स प्लस वॉइड्स, या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, IPS इसको हम कहेंगे शॉर्ट में, इंटर पार्टिकल स्पेस। दैट इज कॉल्ड एज अ बल्क वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं बल्क वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, इसको हम कहते हैं ट्रू वॉल्यूम। खुद का वॉल्यूम, सिर्फ पार्टिकल का वॉल्यूम। इसमें ना तो इंट्रा पार्टिकल स्पेस आता है ना ही इंटर पार्टिकल स्पेस आता है, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सिर्फ पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू वॉल्यूम। तो अगर मान लो हमें ट्रू डेंसिटी निकालनी है तो पहले हमें क्या चाहिए? ट्रू वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर हमें ग्रैनुलर डेंसिटी चाहिए तो हमें किस चीज का पता होना चाहिए?
ग्रैनुलर वॉल्यूम का पता होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस पोर्स। ओके, मतलब ग्रैनुलर वॉल्यूम में क्या क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ इंट्रा पार्टिकल स्पेस, उतना आ जाता है। ओके, और अगर हमें बल्क डेंसिटी निकालनी है, ओके, बल्क डेंसिटी, तो हमें पता होना चाहिए बल्क वॉल्यूम के बारे में। यहाँ पर बल्क वॉल्यूम, ओके, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। तो बल्क वॉल्यूम, और बल्क वॉल्यूम मतलब क्या, बल्क वॉल्यूम निकालना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इट इज समेशन ऑफ ऑल द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम मिलकर क्या बनते हैं, बल्क वॉल्यूम बनता है। मतलब पार्टिकल का वॉल्यूम प्लस इंट्रा पार्टिकल स्पेस का वॉल्यूम प्लस इंटर पार्टिकल स्पेस का वॉल्यूम, मतलब मेजरिंग सिलेंडर में डाल दो डायरेक्टली, और मेजरिंग सिलेंडर में जो भी वॉल्यूम आपको दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज अ बल्क वॉल्यूम। ओके, तो वही यहाँ पर हमने लिखा है। तो बल्क डेंसिटी निकालना बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, उसमें प्री वेड सैंपल ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो प्रोसीजर दी है बल्क डेंसिटी निकालने की प्रोसीजर। इसमें ग्रेजुएटेड सिलेंडर मेथड हम लैब में यूज करते हैं, मतलब एक मेजरिंग सिलेंडर जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है, मतलब वो जो भी रीडिंग देता है वो रीडिंग सही है, ये हमने कैलिब्रेट किया है, कैलिब्रेशन वगैरह आपको पता होगा, तो हमने ऑलरेडी उसको ग्रेजुएट किया है। तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम क्या करेंगे, एक सैंपल जिसकी भी, जो भी पाउडर है जिसकी भी हमें बल्क डेंसिटी निकालनी है, उसको पहले क्या करेंगे, सीव नंबर 18 से पास करेंगे, ताकि क्या हो कि उस सीव से पास होने के बाद हमें यूनिफॉर्म साइज की पाउडर मिले। ताकि कभी कभी हो सकता है कि पाउडर एक दूसरे से चिपक जाती है, तो उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो अच्छी तरह से या करेक्ट रीडिंग हमें नहीं मिलेगी। इसलिए पहले हम उसको वे करेंगे और प्री वेड सैंपल हम सीव नंबर 18 से पास करेंगे। फिर वो जो सैंपल है जो हमने सीव से पास किया है उसको डायरेक्टली ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हम ऐड कर देंगे और जो भी वॉल्यूम हमें मिलेगा, ओके, दैट इज आवर वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो हमने उस मेजरिंग सिलेंडर में जो प्री वेड पाउडर है वो डालने के बाद उसको टैप नहीं किया है, ओके, टैपिंग मतलब इस तरह से जमीन के ऊपर या एक सरफेस के ऊपर उसको इस तरह से मतलब मूवमेंट करना, ओके, इस तरह से टैप करना, ओके। तो विदाउट टैपिंग हम क्यों करते हैं, ताकि अगर ज़्यादा दूर तक पार्टिकल है तो फिजिकल मूवमेंट से वो पास आ जाए, ओके। तो इतने पास भी नहीं आते जितना लोहा, मतलब क्या है, मान लो कपास है, ओके, कपास 1 किलो कपास की मान लो इतनी साइज है, बड़ी साइज है, तो हम थोड़ा उसको क्या कर सकते हैं, कैरी करने के लिए इजी हो, इसलिए सब तरफ से उसको प्रेस कर सकते हैं, ओके। तो प्रेस करने के बाद कुछ जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा, थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाएगा और उस 1 किलो कपास को कैरी करना आसान हो जाएगा। लेकिन हम इतना भी प्रेस नहीं कर सकते उस कपास को कि उसकी जो डेंसिटी है वो लोहे जितनी हो जाए, इतना हम फिजिकली नहीं कर सकते। तो बल्क डेंसिटी टैप करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी साइज थोड़ी कम कर सकते हैं, ओके। तो मान लो अगर कोई कैप्सूल है, अगर कोई कैप्सूल हमें फिल करनी है, ओके, कैप्सूल में पाउडर फिल करनी है और वो पाउडर बहुत ज़्यादा बल्की है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन समझा रहा था कि अगर वो जो पाउडर है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है कपास की तरह, तो वो जो बल्की पाउडर है वो डायरेक्टली उस कैप्सूल में फिल नहीं होगी, ओके, या फिर बहुत बड़ी कैप्सूल उसके लिए हमें ज़रूरी होगी, जितनी बड़ी कैप्सूल हम या पेशेंट कॉम्प्लायंस में दिक्कत आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस पाउडर को टैप करते हैं, ओके, टैप कर मेजरिंग सिलेंडर को सरफेस के ऊपर इस तरह से मूवमेंट करके, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हम 2 मेजरिंग सिलेंडर दोनों साइड में लगा सकते हैं और उसके ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट होती है और एक रबर के सरफेस के ऊपर वो उसके ऊपर बम्बार्ड होता है, ओके, उसको हम टैपिंग कहते हैं। तो टैपिंग करने के बाद जो भी बल्की पाउडर है वो थोड़ी बहुत नीचे इस तरह से दब जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी और फिर टैपिंग करने के बाद हमें जो वॉल्यूम मिलता है वो भी बल्क वॉल्यूम ही है, वो ट्रू वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि उसमें भी इंटर पार्टिकल स्पेस आता है, इंट्रा पार्टिकल स्पेस आता है, तो उसको भी हम बल्क वॉल्यूम ही कहते हैं। लेकिन दैट बल्क वॉल्यूम इज नाउ कॉल्ड एज अ टैप्ड,
बल्क वॉल्यूम, क्योंकि टैपिंग करने के बाद हमें मिलता है। ओके, तो इस तरह से बल्क डेंसिटी या तो यह अनटैप्ड हो सकती है या टैप्ड हो सकती है। ओके, अगर अनटैप्ड और टैप्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम दोनों ही कैप्सूल में यूज कर सकते हैं, लेकिन टैपिंग के बाद अगर उसकी साइज कम हो रही है तो जनरली हम टैप्ड बल्क डेंसिटी उसकी पता करते हैं और उसके हिसाब से हम कैप्सूल की जो साइज है उस कैप्सूल के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो डेंसिटी है जनरली बल्क डेंसिटी इट इज वेरी रिक्वायर्ड और वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट को कितना कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, उसमें टैबलेट को बनाने के लिए उसके ऊपर से कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ये सारे जो कैलकुलेशन है वो करने के लिए हमें बल्क डेंसिटी चाहिए। और इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सूल, कि कैप्सूल में कितनी, एक कैप्सूल में अगर 5 मिलीग्राम ड्रग सैंपल वाली अगर पाउडर हमें डालनी है तो कितनी बड़ी कैप्सूल लगेगी, ये हमें डिटरमाइन करने के लिए बल्क डेंसिटी पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बल्क डेंसिटी दो तरह की होती है, अनटैप्ड और टैप्ड। ओके, तो ये जो पहली यहाँ पर हमने प्रोसीजर यहाँ तक देखी है दैट इज फॉर अनटैप्ड, मतलब यहाँ पर हमने टैपिंग नहीं की है। तो टैप्ड डेंसिटी या फिर टैप्ड बल्क डेंसिटी पता करने के लिए हमें वेट तो सब तरफ कॉमन है, वेट डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन टैप्ड डेंसिटी या टैप्ड बल्क डेंसिटी पता करने के लिए हमें चाहिए टैप्ड बल्क वॉल्यूम। तो टैप्ड बल्क वॉल्यूम क्या है, यही प्रोसीजर हमें करनी है, लेकिन यही प्रोसीजर होने के बाद मतलब क्या है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर फिल्ड विथ प्री वेड पाउडर, मतलब हमें प्री वेड पाउडर जो सीव से पास हमने कर ली है ऑलरेडी, सब पहली प्रोसीजर कर ली, लेकिन हम वहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर में वो पाउडर फिल करने के बाद वहाँ पर रुके नहीं, हमने क्या किया, आगे उस सिलेंडर को, ओके, ग्रेजुएटेड सिलेंडर को जिसमें पाउडर भरी हुई है उसको 500 टाइम्स, ओके, 500 टाइम्स टैप किया। तो हम भी लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो हम हाथ से टैप करते हैं, लेकिन अगर लैब में वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है तो मैकेनिकली भी हम टैपिंग कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ सेटिंग करनी पड़ती है तो कितनी बार टैप करना है। तो 500 टाइम सेट करने के बाद वो अपने आप 500 टाइम टैपिंग करेगा और रुक जाएगा। ओके, तो जब एक तरफ वो टैपिंग करेगा और दूसरी तरफ हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो टैप्ड 500 टाइम्स इनिशियली, और 500 टाइम जब हम उसको टैप करेंगे तब हमें मिलेगा एक वॉल्यूम। ओके, वो जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वॉल्यूम। पहले 500 टाइम हम क्या करेंगे, टैप करेंगे और उसको हम पहला जो वॉल्यूम हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा V1, ऐसा हम समझेंगे। ओके, तो मान लो क्या है कि अगर जो विदाउट टैपिंग हमें वॉल्यूम मिला था 500 ml, ऐसा समझ लो 500 ml हमें मिला था, तो टैपिंग करने के बाद इनिशियली कितना टैप करने के बाद, 500 टाइम टैप करने के बाद हमें मिला 400 ml। तो टैप करने के बाद वो नीचे गया, पाउडर नीचे नीचे गई, इस तरह से कॉम्पैक्ट हो गई, तो V1 हमें मिला दैट इज 400 ml। तो 400 ml रीडिंग लेने के बाद फिर से अगेन टैप करना है, क्योंकि हमें देखना है कि और नीचे जाती है क्या पाउडर। तो अगेन टैप्ड फॉर 750 टाइम्स। ओके, और 750 टाइम्स टैप करने के बाद, ओके, तो हमें यहाँ पर जो मिली, दूसरी जो मिली 390 ml मिली। तो 390 ml दैट इज V2। तो 390 ml मतलब दूसरी बार हमें जो वॉल्यूम मिला, तो दोनों का डिफरेंस मतलब V1 और V2 का जो डिफरेंस है वो अगर 2% से कम है, ओके, तो देखो यहाँ पर कितने परसेंट की कमी आती है। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे 400 और 390, ओके, 390 डिवाइडेड बाय 400, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ओके, तो 0.975 इंटू 100 इज इक्वल टू 97.5%। ओके, तो 97.5% मतलब कितना डिफरेंस आया दोनों में, यहाँ पर 2.5% का डिफरेंस आ रहा है, जो कि 2% से ज़्यादा है। ओके, तो 2% से अगर ज़्यादा है तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और टैप करेंगे। ओके, हमें डिफरेंस कितना चाहिए,
2% से कम चाहिए। तो आगे चलकर जब भी 390 है, ओके, फिर 390 फिर से 750 टाइम अगर हम टैप करेंगे तो फिर से आ जाएगा हमारा, मान लो 389, ओके। तो 319 जो लेटेस्ट टू वैल्यू है 390 और 389, इसमें अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लेस देन 2% का डिफरेंस होगा। तो पहली वैल्यू आ गई हमें पहली टाइपिंग के बाद, ये बल्क वॉल्यूम तो उसको भूल जाओ। पहले टाइपिंग करने के बाद 400 वैल्यू आ गई, फिर 390 मिली, तो 500 टाइम्स टैप करने के बाद हमें मिला 400 ml, फिर 390, दोनों का डिफरेंस 2% से ज़्यादा है, मतलब हम ऐसा समझते हैं कि उसमें और कम होने का चांस है और वॉल्यूम कम होने का चांस है, इसलिए मोर देन 2% डिफरेंस था, ओके। 97.5% मतलब 2.5% का डिफरेंस है, ओके, दोनों में 2.5% का डिफरेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर और ज़्यादा टैप करेंगे, और टैप करने के बाद दूसरी वैल्यू 389 मिली, और दोनों का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली 2% से कम का उसमें गैप मिलेगा। फिर हम इस 389 को क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ फाइनल टैप्ड वॉल्यूम, ओके, और फाइनल टैप्ड और टैप्ड बल्क वॉल्यूम, और फिर इस फॉर्मूले की मदद से हम टैप्ड बल्क डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इस तरह से टैप्ड बल्क डेंसिटी ट्रू जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हमें कैप्सूल के फॉर्मेशन में या कैप्सूल के प्रिपरेशन में मदद करती है। ग्रैनुलर डेंसिटी क्या होगी, तो ग्रैनुलर वॉल्यूम वेट अपॉन ग्रैनुलर वॉल्यूम। ग्रैनुलर वॉल्यूम मतलब क्या, सिर्फ वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, सिर्फ पार्टिकल और उसके इंटर पार्टिकल स्पेस, ओके, उसका जो वॉल्यूम है उसको ग्रैनुलर वॉल्यूम कहते हैं। तो ग्रैनुलर डेंसिटी का जितना इतना एप्लीकेशन हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में नहीं है, हम सिर्फ निकालते हैं या तो बल्क डेंसिटी मतलब पूरी तीनों की डेंसिटी, तीनों का वॉल्यूम, तीनों का मतलब पार्टिकल, इंट्रा पार्टिकल स्पेस मतलब पोर्स, और इंटर पार्टिकल स्पेस, और तीनों का जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं बल्क वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट इज ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ हमें डेंसिटी किस चीज़ की चाहिए, सिर्फ इस पार्टिकल की चाहिए। तो हमें ये जो वॉल्यूम है दोनों वॉल्यूम स्किप करना होगा। दोनों किसका वॉल्यूम, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है और इंट्रा पार्टिकल स्पेस है मतलब पोर से, दोनों का वॉल्यूम, दोनों के कलेक्टिव वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉइड वॉल्यूम। वॉइड मतलब कैविटी, कहीं पर भी कैविटी हो, दो पार्टिकल के बीच में हो या पार्टिकल के खुद के अंदर हो, ओके। मान लो ये फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दो पार्टिकल है, तो ये दो पार्टिकल इस तरह से अगर अरेंज है, दोनों के बीच में भी कैविटी है, ओके। ये दिस इज कॉल्ड एज अ इंटर पार्टिकल स्पेस। और अगर आप इस पार्टिकल को इस तरह से खोलेंगे तो इसके बीच में भी कैविटी आपको मिलेगी, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज ए इंट्रा पार्टिकल कैविटी, ओके। तो हमें जो इंट्रा पार्टिकल कैविटी है वो भी नहीं चाहिए, ओके, उसका भी वॉल्यूम नहीं चाहिए, और जो इंटर पार्टिकल कैविटी है उसका भी वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस पार्टिकल का खुद का वॉल्यूम निकालना है, ओके। तो जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल में ये अंदर का वॉल्यूम प्रेजेंट हो, अंदर का मतलब इंट्रा पार्टिकल वॉल्यूम प्रेजेंट हो। कुछ जो पार्टिकल होते हैं वो अंदर से भरे हुए होते हैं, ओके, पूरी तरह से कोर से भरे हुए होते हैं, ओके, उसके बीच में कुछ जगह नहीं होती। तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं नॉन पोरस, ओके। नॉन पोरस मतलब क्या, जिसके खुद के अंदर कोई स्पेस नहीं है, मतलब जो ग्रीन कलर की स्पेस आपको दिख रही है यहाँ पर, वो स्पेस जिस पार्टिकल में एब्सेंट होती है उनको हम कहते हैं नॉन पोरस पार्टिकल, ओके। और मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस तो हर एक इसमें होगी, जरूर होगी। आप लोहे का वजन भी लोगे ना, लोहा भी लोगे तो उसमें भी नैनो लेवल पर और नैनो से भी अंदर के लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगी, ओके। स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेस हर एक जगह पर है, इसीलिए तो उसको भी चीर कर कोई रेज जा सकते हैं, एक्सरे रेज, गामा रेज जा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बीच में स्पेस होती है, लेकिन वो स्पेस बहुत फाइन होती है। तो
ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो तो हर जगह पर होगी, लेकिन इंट्रा पार्टिकल स्पेस जो ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पर दिखाया था वो किसी पार्टिकल में होती है, किसी पार्टिकल में नहीं होती है। तो जिस पार्टिकल में ये इंट्रा पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट नहीं होती उनको नॉन पोरस कहते हैं, और जिन पार्टिकल में ये इंट्रा पार्टिकल, इंट्रा, ये जो इंट्रा और इंटर में थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो समझ लो जिस पार्टिकल में इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस होती है उसको हम कहते हैं पोरस, जिस पार्टिकल में इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन पोरस। ओके, तो ट्रू वॉल्यूम अगर हमें निकालना है या फिर ट्रू डेंसिटी निकालने के लिए ट्रू वॉल्यूम चाहिए, तो ट्रू वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो पूरा बल्क वॉल्यूम है, बल्क वॉल्यूम में से क्या माइनस करना होगा, हमें वॉइड वॉल्यूम माइनस करना होगा। वॉइड वॉल्यूम इज इक्वल टू इंट्रा पार्टिकल स्पेस पर प्लस इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, तो अगर पोरस मटेरियल है तो पोरस मटेरियल में दोनों भी स्पेस होंगे। कौन कौन से स्पेस होंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस भी होंगे और इंट्रा पार्टिकल स्पेस भी होंगे। ओके, तो इसलिए पोरस मटेरियल का ट्रू वॉल्यूम निकालने के लिए हमें गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड पता करनी पड़ती है। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड आखिर क्या है। ओके, तो एक सिंपल मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको बताता है, कहीं पर भी हमें डिस्प्लेस करना है, मतलब एक की जगह पर दूसरे को रिप्लेस करना है। तो मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम क्या करेंगे, पहले से जिसका वॉल्यूम पता है, ओके, ऐसे लिक्विड को हम फिल करेंगे। ओके, पहले से जिसका वॉल्यूम हमें पता है ऐसे लिक्विड को हम फिल करेंगे। तो मान लो ये जो लिक्विड है ये लिक्विड 50 ml है। ओके, फिर हमने क्या किया, इस कंटेनर को जिसमें 50 ml वॉल्यूम का हमने कोई भी लिक्विड हमने यहाँ पर भरा था, ओके, लिक्विड हमने भरा था, उसको हमने एम्प्टी कर लिया और फिर उसी कंटेनर में हमने क्या डाला, उसको हमने खाली कर लिया। ओके, लिक्विड 50 ml था, हमने वो नोट डाउन कर लिया कि लिक्विड हमने यहाँ पर भरा है जिसका वॉल्यूम हमें पता है, सब कुछ पता है उसके बारे में, वो स्टैंडर्ड है। ओके, उसको हमने खाली कर लिया और उसी कंटेनर में सेम कंटेनर में हमने हमारा क्या डाल दिया, पार्टिकल, हमारा जो पाउडर है जिसका हमें ट्रू वॉल्यूम निकालना है। ओके, ट्रू वॉल्यूम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल काम है। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर या सिलेंडर, इन केस में, इस केस में लिक्विड के केस में, यहाँ पर मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। तो हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल, एक स्पेशल बॉटल होती है, ओके, वो स्पेशल बॉटल को, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल को लेंगे, उसमें हम लिक्विड फिल करेंगे। इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन ठीक है, हम कहेंगे कि 50 ml उसका वॉल्यूम है, ऐसा हम कहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से वो लिक्विड निकालेंगे, उस बॉटल को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे, उसमें कुछ भी लिक्विड नहीं होना चाहिए, और फिर उसमें हमारी जो पाउडर है उस पाउडर को फिल करेंगे जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है, जिसका वेट हमने ऑलरेडी प्री वेट पाउडर है उसका वेट हमने पहले से निकाला है, और उस बॉटल में हम उस पाउडर को डालेंगे। पाउडर को डालने के बाद हम क्या करेंगे, वो एक मार्किंग तक, जितनी भी मार्किंग है उस बॉटल की, उस मार्किंग तक फिर से हमारा लिक्विड फिल करेंगे। ओके, तो पहले हमने एक मार्किंग तक जब लिक्विड फिल किया था तो 50 ml लिक्विड था, लेकिन हम फिर से अगर उसी बॉटल में, जिस बॉटल में पाउडर है, पहले इस बॉटल में पाउडर नहीं थी लेकिन इस बॉटल में अभी पाउडर है, ओके, पहले से, तो पाउडर ने कुछ खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी पूरा का पूरी की पूरी बॉटल खाली थी, इसलिए 50 ml लिक्विड यहाँ पर इसमें बैठ गया। लेकिन यहाँ पर पाउडर होने की वजह से मान लो बाद में 50 ml लिक्विड यहाँ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि कुछ वॉल्यूम ऑलरेडी इस पाउडर ने ऑक्यूपाई किया है। तो अगर यहाँ पर दूसरी बार, मतलब पाउडर ऐड करने के बाद 30 ml ही अगर लिक्विड यहाँ पर जाता है, ओके, तो ओरिजिनली उस मार्किंग तक पहले 50 ml हमारा लिक्विड बैठता था, ओके, लेकिन अभी उसमें कितना ml लिक्विड जा रहा है, सिर्फ 30 जा रहा है। मतलब उससे हमें क्या पता चलता है कि ऑलरेडी वहाँ पर 20 ml जो वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द पाउडर। मतलब 20 ml वॉल्यूम किस चीज़ का है, उस
पाउडर का है। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जब कभी भी पाउडर में हम लिक्विड को पोर करते हैं, लिक्विड को ऐड करते हैं, तो लिक्विड इंटर पार्टिकल स्पेस में जाता है। ओके, तो इंटर पार्टिकल स्पेस भी इसमें कवर होती है। ओके, लेकिन जो लिक्विड है हमारा वो इंट्रा पार्टिकल मतलब पार्टिकल के अंदर नहीं जा सकता। ओके, पार्टिकल के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो सकता। इसलिए लिक्विड मतलब लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो हम कौन से केस में यूज कर सकते हैं, जो पार्टिकल या जिन पार्टिकल में इंट्रा पार्टिकल स्पेस नहीं है, ऐसे ही केस में या ऐसे ही केस में जिसको हम कहते हैं नॉन पोरस पाउडर, नॉन पोरस पाउडर के केस में ही हम सिर्फ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड पाउडर के अंदर नहीं जा सकता। और इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पाउडर ने क्या किया है, लिक्विड को यहाँ पर डिस्प्लेस किया है। पहले 50 ml पाउडर बैठता था, लिक्विड बैठता था, अभी 30 ml ही लिक्विड बैठ रहा है, मतलब 20 ml लिक्विड को हमारे पाउडर ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, निकाल दिया है। ओके, तो इसलिए पाउडर की जो ट्रू डेंसिटी है हम इस तरह से डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो दो मेथड है, एक लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, दूसरी गैस डिस्प्लेसमेंट। तो लिक्विड अगर हमें पहले से ही पता है कि हमारी जो पाउडर है वो नॉन पोरस है, ओके, मतलब उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस तो है 100% रहेंगे, लेकिन इंट्रा पार्टिकल स्पेस नहीं है, ऐसा अगर हमें पता चला, ओके, अगर अब पता है उसकी प्रॉपर्टी हमें कि उसमें इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस नहीं है, ओके, तो हम लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल का यूज करेंगे और डायरेक्टली इस मेथड से क्या करेंगे, उसका ट्रू वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर हमें डेंसिटी डायरेक्टली पता नहीं चलती, उसका यहाँ पर सिर्फ क्या पता चलेगा, ट्रू वॉल्यूम, 20 ml इज द ट्रू वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम और जो उसका वेट है, वेट बाय वॉल्यूम निकालकर हम ट्रू डेंसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता नहीं है, ओके, कि ये पोरस है या नॉन पोरस है, या फिर हमें ये पता है कि इट इज 100% पोरस, मतलब इस पाउडर में इंट्रा पार्टिकल स्पेस और इंटर पार्टिकल स्पेस दोनों है, तो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल के अंदर पेनेट्रेट नहीं हो सकता है। तो इस वजह से हम दूसरा यहाँ पर मीडियम लेते हैं, गैस, यहाँ पर हेलियम गैस ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि हेलियम गैस क्या होता है, वो पार्टिकल के ऊपर एडजॉर्ब नहीं होता, ऊपर नहीं चिपकता, तो अंदर जाता है, पेनेट्रेट होता है। ओके, तो हेलियम गैस उस पार्टिकल के अंदर जाता है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, ये सेम मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन सेम मेथड फॉलो कर, यहाँ पर हमने लिक्विड लिया था, तो लिक्विड की जगह पर हम यहाँ पर हेलियम गैस लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जो डिवाइस यूज करते हैं, जो बॉटल यूज करते हैं, उसको हम पिक्नोमीटर का कहते हैं। ओके, गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम जो डिवाइस या फिर जो कंटेनर यूज करते हैं उसको पिक्नोमीटर कहा जाता है, और लिक्विड में हम जो यूज करते हैं उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सेम मेथड हम फॉलो करेंगे, एक सेम कंटेनर है, उस कंटेनर में जिसको पिक्नोमीटर कहा जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, एक लेवल तक हीलियम गैस फिल करेंगे, और उसका वॉल्यूम फी1 क्या करेंगे, हम हीलियम यहाँ पर फिल करेंगे, गैस फिल करेंगे, और उसका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, फी1 डिटरमाइन करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द, ये वॉल्यूम हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हीलियम का जो प्रेशर है वो प्रेशर गॉज, मतलब वो एक पूरी असेंबली है, और उस असेंबली में जितना भी हीलियम यहाँ पर फिल हुआ है उसको प्रेशर का कन्वर्जन होता है वॉल्यूम में, और डायरेक्टली हमें वॉल्यूम की रीडिंग वहाँ पर मिलती है। तो इस तरह से हीलियम इस कंटेनर में या फिर इस पिक्नोमीटर में जितना भी, 2-3 फोन आएगा सर, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिक्नोमीटर का जो वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम, ओके, वो वॉल्यूम हम ऑक्यूपाई करेंगे हीलियम गैस की मदद से, जैसे हमने पहले लिक्विड की मदद से किया था, अभी गैस की मदद से करेंगे। गैस हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी ट्रू डेंसिटी पता करनी है, किस चीज़ की, पोरस मटेरियल की। ओके, तो लिक्विड अंदर जा नहीं सकता और इंट्रा पार्टिकल स्पेस हमें पता नहीं चलेगी, इसलिए हम यहाँ पर गैस ले रहे हैं। तो गैस ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, गैस को निकाल लेंगे, ओके, जैसे कि पहले भी क्या था। लेकिन यहाँ पर एक मैकेनिज्म हमें ऐड करना होगा कि हमने क्या किया,
यहाँ पर गैस निकाल लिया और उसी कंटेनर में फिर से पाउडर भर दी। लेकिन हमें पता है कि पाउडर जो है वो पाउडर के अंदर भी हवा होगी, वो हीलियम तो नहीं होगा, इट इज मिक्सचर ऑफ एयर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट से वो पाउडर डाल रहे हैं। ओके, तो डायरेक्टली पहले हमने क्या किया था, लिक्विड फिल किया, उसका वॉल्यूम निकाला, लिक्विड निकाल लिया, पाउडर ऐड की, पाउडर के बाद लिक्विड ऐड किया और कैलकुलेशन कर लिए। लेकिन इतनी सिंपल मेथड हम गैस में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हीलियम तो हमने निकाल लिया, हमने पाउडर डाल दी, लेकिन हमें क्या करना है, हीलियम को बीच में जाने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इंटर पार्टिकल स्पेस तो मिल जाएगी शायद, लेकिन इंट्रा पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी कहीं वहां पर गैस होगा, क्योंकि गैस इजीली कहीं पर भी जाता है। तो हीलियम को इंट्रा पार्टिकल स्पेस में जाने के लिए ऑलरेडी उस पहले से ही उस पार्टिकल में कुछ गैस होगा, उस गैस को हमें पहले निकालना पड़ेगा। ओके, इसलिए उसको हम उसकी पहले प्रोसीजर करनी पड़ेगी डी गैसिंग की। ओके, तो डी गैसिंग की प्रोसीजर, डी गैसर यूज करके हम क्या करेंगे, उसमें से निगेटिव प्रेशर अप्लाई करके पूरा जो पहले उसमें कोई भी गैस होगा प्रेजेंट, मिक्सचर ऑफ एनवायरमेंटल गैसेस प्रेजेंट होंगे, उसको हम पहले निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हीलियम गैस को इसमें ऐड करेंगे। ओके, और हीलियम गैस को ऐड करने के बाद फिर वो जो वॉल्यूम 2 है, V2 ऑफ द हीलियम गैस, वो मेजर करेंगे, उसकी रीडिंग हमें मिलेगी और फिर V2 माइनस V1 जो भी आ जाएगा डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड आवर ट्रू वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू वॉल्यूम ऑफ आवर पाउडर। ओके, तो लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड और गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड में इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस है कि लिक्विड में इस तरह से डीगैसिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें डीगैसिंग करनी पड़ती है। ओके, तो इस तरह से अगर हमारी पाउडर पोरस है तो हम गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम पिकनोमीटर या हीलियम पिकनोमीटर यूज करते हैं, और लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड नॉन पोरस पाउडर जिसमें इंट्रा पार्टिकल स्पेस नहीं है, ऐसे केस में हम यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल या फिर लिक्विड डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमने जो पढ़ा है अभी तक, इट इज द फर्स्ट डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंसिटी। डेंसिटी में हमने बल्क डेंसिटी डिटेल में देखी, बल्क डेंसिटी, उसमें टैप्ड डेंसिटी, अनटैप्ड डेंसिटी, उसके बाद ग्रैनुलर डेंसिटी मैंने आपको बताई, और तीसरी मैंने बताई आपको ट्रू डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट कुछ स्लाइड में हम देखेंगे फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। पोरोसिटी ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज पोरोसिटी, पोरोसिटी और बल्किनेस हम यहाँ पर देख चुके, बल्किनेस और पोरोसिटी। तो मेन जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर बचती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर। ओके, तो उसके एप्लीकेशन क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो नेक्स्ट डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर इज फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर। तो किसी भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज हमें क्यों स्टडी करनी है, वाई देयर इज नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग द फ्लो प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल टैबलेट वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ड्यूरिंग कंप्रेशन के दौरान हम उस पाउडर को एक हॉपर से फ्लो करते हैं। ओके, हॉपर से डालते हैं। तो अगर उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, ओके, इजीली अगर वो पाउडर फ्लो नहीं होती है, तो इट विल कॉज ब्रिजिंग इन द हॉपर। तो अलग अलग डिफेक्ट आपको पता है, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अलग अलग डिफेक्ट हमें मिलते हैं, तो उसमें ब्रिजिंग या फिर रैट होल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस तरह से अगर वो जो पाउडर है वो उस हॉपर से स्टिक हो जाती है, वो इजीली फ्लो नहीं होती है, तो फिर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे डिफेक्ट आ सकते हैं या फिर उसमें हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारी जो पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं, ये हमें पता करना पड़ता है। तो फ्लो प्रॉपर्टी, इट इज अगेन अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी। ओके, सो फार्मास्यूटिकल पाउडर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फ्री फ्लोइंग और कोहेजिव। ओके, फ्री फ्लोइंग पाउडर मतलब जो इजीली फ्लो होती है, और कोहेजिव पाउडर मतलब इजीली फ्लो नहीं होती है, एक दूसरे के साथ वो जो मॉलिक्यूल है वो अगर चिपकते हैं, ओके, और किसी कंटेनर के साथ भी अगर वो स्टिक होते हैं तो उसको हम कोहेजिव कहते हैं। तो इसका हम अगर एग्जांपल ले तो कोई भी पाउडर जिसकी पाउडर साइज या फिर पार्टिकल साइज अगर कम है, ओके, तो उनमें
जो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, वो इंक्रीज हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, ओके, और एक क्लम्पिंग फॉर्म करते हैं, और इस वजह से उनकी फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम चीनी और नमक दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आटे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम अगर चीनी को लेते हैं तो चीनी इज़ वेरी फ्री फ्लोइंग, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल होते हैं उसकी पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होती है, और उसका जो नेचर है, उसका नेचर होता है क्रिस्टलाइन इन नेचर, ओके। तो क्रिस्टलाइन जो भी सब्सटेंस होते हैं और जिसकी पार्टिकल साइज थोड़ी बड़ी होती है, वो इजीली फ्लो हो सकते हैं। उसके ऑपोजिट कुछ पार्टिकल अमॉर्फस होते हैं और उसकी पार्टिकल साइज भी अगर कम है, जैसे कि हम आटे का एग्जांपल ले सकते हैं। तो आटा अगर हम हाथ से नीचे डालते हैं तो इजीली पूरे हाथ से वो निकलता भी नहीं, हाथ से चिपक जाता है। तो अगर हम चीनी हाथ से नीचे डाल देते तो चीनी इजीली नीचे जाती है, फ्री फ्लो होती है और हाथ को चिपकती भी नहीं है, अगर मॉइस्चर ना हो तो। अगर मॉइस्चर हो तो वो भी चिपक जाएगी, लेकिन अगर मॉइस्चर नहीं है सरफेस के ऊपर तो इजीली फ्री फ्लो हो जाएगी। तो हमें जो पाउडर चाहिए हमारे फार्मास्यूटिकल पाउडर में, इट शुड बी फ्री फ्लोइंग, ओके। तो इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर लाइक पार्टिकल साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पार्टिकल साइज कम है तो उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बढ़ जाता है। तो पार्टिकल साइज के ऊपर फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड है। देन डेंसिटी, अगेन जो डेंस है, मतलब डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ओके, लोहा और यहाँ पर कॉटन दोनों के एग्जांपल हमने लिया था डेंसिटी में, ओके। तो जो लोहे के पार्टिकल है वो इजीली फ्लो हो जाते हैं, जो कॉटन है, कॉटन के पार्टिकल इजीली फ्लो नहीं होते। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लो प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होती है, डेंसिटी अगर कम है तो फ्लो प्रॉपर्टी कम होती है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जैसे कि मैंने कहा, अगर पार्टिकल साइज कम है तो पार्टिकल के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साथ साथ आ जाते हैं, ओके, और उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बढ़ जाता है और वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। देन उसका नेचर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि क्रिस्टलाइन है या फिर अमॉर्फस है, उसके अनुसार भी एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस उसके क्रिस्टल नेचर की तरफ, उसको अगर स्पेसिफिक साइज और शेप है पर्टिकुलर, ओके, तो उसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं। कुछ ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज शेप नहीं है, इर्रेगुलर पार्टिकल है, तो उसको हम अमॉर्फस कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन नेचर के जो भी पार्टिकल होंगे वो इजीली फ्री फ्लो होते हैं, उसके ऑपोजिट अमॉर्फस इजीली फ्लो नहीं होते हैं, ओके। तो पार्टिकल साइज में भी अगर हम 10 माइक्रोमीटर से लेस या फिर 10 माइक्रोमीटर से कम पार्टिकल साइज वाले अगर हम पार्टिकल देखेंगे तो उनमें जो कोएजिव फोर्स होता है, मतलब वो जो बाइंडिंग फोर्स होता है, इट इज नियरली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम हॉपर से, हॉपर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में जो हम हॉपर यूज करते हैं, हॉपर से 10 माइक्रोमीटर से कम वाले पार्टिकल साइज हम यूज करते हैं या फिर डालते हैं तो वो नीचे आएंगे नहीं, वो स्टिक हो जाएंगे हॉपर को, क्योंकि वहां पर नीचे आने के लिए एक ही फोर्स काम करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ही होता है उतना ही उनका कोएजिव फोर्स होता है, उनका जो एक दूसरे की तरफ खींचने वाला जो फोर्स है, कोएजिव फोर्स, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के समान हो जाता है और इस वजह से वो नीचे नहीं आते। तो पार्टिकल साइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ऐसे वक्त पर हम वहाँ पर उसमें ग्लाइडेंट ऐड कर सकते हैं, उनका जो इंटरफेशियल टेंशन है उनको कम करने के लिए हम ग्लाइडेंट वगैरह उसमें या फिर एडिशनल पार्टिकल हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर उसकी पार्टिकल साइज हम बढ़ा सकते हैं बाय फॉर्मिंग ग्रैनुल्स, ग्रैनुलेशन करके, ओके। तो इस तरह से पार्टिकल का जब पार्टिकल या फिर पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको जानना, उसको डिटरमाइन करना एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मेथड्स फॉर टेस्टिंग पाउडर फ्लो। पाउडर फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके अलग अलग 2-3 मेथड है। एंगल ऑफ रिपोज हम यहाँ पर मैं उसका डिटरमाइन कर सकते हैं, परसेंट कंप्रेसिबिलिटी, उसको कार्स इंडेक्स भी कहा जाता है, उसका भी फॉर्मूला है, उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं। और हाउसनर रेशो, ये भी हम निकाल कर हम ये कर सकते हैं। तो
सबसे पहले और सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है एंगल ऑफ रिपोज की। तो एंगल ऑफ रिपोज को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हॉपर से जैसे फ्लो होता है, तो एक छोटा हॉपर, लैब स्केल में जो हॉपर है, तो वो हॉपर हम कहते हैं यहाँ पर फनेल का यूज करते हैं लैब में। ओके, और उस फनेल से कैलकुलेटेड बाय पोर करते हैं, हम पाउडर को डालते हैं, पोरिंग पाउडर फ्रॉम फनेल से इस पाउडर को डालते हैं। किस पाउडर को? जिस पाउडर का हमें फ्लो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, उस पाउडर को हम क्या करते हैं, एक फनेल से डालते हैं ऑन फ्रिक्शन फ्री बेस। वो जो बेस है, जिस बेस के ऊपर हम डालेंगे, जनरली हम बटर पेपर का यूज करते हैं, क्योंकि बटर पेपर का जो बेस होता है वो फ्रिक्शन फ्री होता है। ये मैं लैब स्केल की मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बटर पेपर के ऊपर हम डालते हैं फ्रिक्शन फ्री बेस के ऊपर, ताकि जो अगर फ्रिक्शन है तो फ्लो में तकलीफ होगी, हमें क्या होगा, एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए फ्रिक्शन फ्री बेस के ऊपर हम एक फिक्स्ड हाइट से, एक स्पेसिफिक हाइट से क्या करते हैं, एक उस हमारे फनेल में से पाउडर को पोर करते हैं। और पोर करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास मिलता है हमें, तो tan alpha, that is angle of repose, angle of repose is designated as tan alpha। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एंगल निकालना है, जो कि डिग्री में होता है। आपको पता होगा जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है। तो जो डिग्री एंगल निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाइट और बेस। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, पाउडर यहाँ से हॉपर से डालेंगे, तो ये पाउडर इस तरह से एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ओके, तो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जब भी बनाएगा, तो उस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर का एक बेस होगा। ओके, वो बेस इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हम क्या करते हैं, जब भी वो इस तरह से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम एक सर्कल बनाते हैं पेंसिल से उसके आसपास, और फिर पेंसिल बना कर लेते, और उस जो पाउडर है, वो पाउडर के बेस से लेकर उसका जो पाइल है, ऊपर का जो सिरा है पाइल, उसकी हाइट भी हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। ओके, तो हाइट भी मिलती है, और पेंसिल से हमें क्या मिलता है, पूरा उसका डायमीटर भी मिल जाता है। ओके, पूरी पेरी मिलती है। ओके, तो हम पाउडर को हटाने के बाद जो पेरी जो सर्कल हमें मिलता है, उस सर्कल का अगर हम डायमीटर ले लेंगे, सो दैट इज आवर बेस ऑफ द पिरामिड। तो हमें पिरामिड का बेस मिल जाएगा, क्योंकि हमें इस तरह से ट्राइंगल तो नहीं मिलेगा, पूरा सर्कल मिलेगा। तो सर्कल का अगर हम डायमीटर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द बेस। तो बेस भी मिल जाएगा हमें, और हाइट भी मिल जाएगी। तो हाइट डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू बेस, इस तरह से इस कैलकुलेशन में अगर हम हाइट और बेस की वैल्यूज डालेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा एंगल। ओके, तो एंगल मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो, एंगल कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा। तो tan अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द हाइट, ओके, हाइट ऑफ द पिरामिड या फिर दैट पाउडर पाइल, एंड tan अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेस। मतलब अगर हाइट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, तो tan अल्फा भी हमें ज़्यादा मिलेगा। इसके ऑपोजिट, बेस की वैल्यू अगर कम होगी, तो tan अल्फा हमें ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो देखो अभी अगर हमारा एंगल ऑफ रिपोज 25 से लेकर 30 डिग्री है, ओके, मतलब tan अल्फा की वैल्यू अगर 25 से लेकर 30 डिग्री है, तो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी एक्सेलेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, जैसे जैसे एंगल ऑफ रिपोज बढ़ता है, वैसे वैसे फ्लो प्रॉपर्टी हमारी कम हो जाती है। ओके, एंगल ऑफ रिपोज अगर 31 से 35 है तो गुड, इस तरह से अगर 46 to 55 है तो हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो पुअर हो जाएगी। तो अगर हमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ रिपोज कम हो चाहिए, तो हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, बेस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। ओके, एंगल ऑफ रिपोज अगर हमें कम चाहिए, तो हमें बेस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और हाइट की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि tan अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ हाइट ऑफ द पाइल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेस ऑफ द पिरामिड।
ओके, तो अगर बेस बड़ा होगा और हाइट कम होगी तो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होगी, क्योंकि बेस बड़ा होगा तो tan अल्फा की वैल्यू कम आएगी और हमें फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी। तो इट इज़ वेरी लॉजिकल, जब भी हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से पाउडर को डालेंगे तो बेस ब्रॉड कब होगा, अगर वो पार्टिकल फ्री फ्लो होंगे। ओके, आप क्या करो, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से जमीन के ऊपर शक्कर को डालो और आटे को डालो। शक्कर को अगर डालेंगे तो शक्कर के पार्टिकल इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फ्री फ्लो हो जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे वो। लेकिन आटा जो है वो जमीन के ऊपर जाते ही एक जगह पर चिपक जाएगा। ओके, कोई जो फोर्सेस उसमें ज़्यादा होते हैं, तो आटे का जो बेस है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर छोटा होगा, आटे का बेस छोटा होगा और आटे की ऊंचाई ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम है। ओके, और शक्कर का बेस बड़ा होगा और उसकी पाइल बहुत कम होगी, उसकी जो हाइट, उसका जो ऊपर की हाइट जो है, पाइल की हाइट, पाइल मतलब ऊपर की जो चोटी है, ओके, उसको पाइल कहते हैं। तो पाइल की जो हाइट होगी वो कम होगी शक्कर के केस में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शक्कर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है इसलिए उसकी हाइट कम आती है। ओके, सो इस फॉर्मूले की मदद से, इस मेथड की मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं। ओके, इसमें tan अल्फा की वैल्यू जितनी कम उतनी फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा। ओके, tan अल्फा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी मतलब बेस क्या होगा, कम होगा, हाइट बढ़ेगी और इस तरह से फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट मेथड, दैट इज एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। इसी तरह से दिस इज द मेन मेथड। और अदर मेथड में हम परसेंट कंप्रेसिबिलिटी या कार्स इंडेक्स यूज कर सकते हैं। कार्स इंडेक्स यूज करने के लिए या फिर उसका फॉर्मूला है बल्क वॉल्यूम माइनस टैप्ड वॉल्यूम। यहाँ पर इसको बल्क वॉल्यूम मतलब यहाँ पर अनटैप्ड वॉल्यूम माइनस टैप्ड वॉल्यूम, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो बल्क वॉल्यूम माइनस टैप्ड बल्क वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम इंटू 100। तो अगर हम ऐसा मान लें कि कोई पाउडर है, डायरेक्टली मेजरिंग सिलेंडर में ऐड करने के बाद अगर वो 100 ml है, मतलब उसका बल्क वॉल्यूम अगर 100 ml है, और टैपिंग के बाद, जैसे कि टैप्ड डेंसिटी के बारे में, टैप्ड डेंसिटी केस में हमने देखा था कि 500 बार टैप करेंगे, फिर 750 बार टैप करेंगे, और उसके बाद अगर उसकी डेंसिटी 50, उसका वॉल्यूम 50 आता है, ओके, तो बल्क वॉल्यूम इज 100, टैप्ड वॉल्यूम इज 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ओके, तो हमें अगर कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी कार्स इंडेक्स मिलेगी दैट इज 50%। ओके, तो अगर 50% मिलती है तो व्हाट इज आइडियल, 10% इज एक्सेलेंट। ओके, 10% अगर आती है वैल्यू, अगर 10% आती है तो फ्लो प्रॉपर्टी एक्सेलेंट है। अगर वही मोर देन 38% आती है तो इट इज़ वेरी पुअर। तो हमारी जो यहाँ पर आई है वैल्यू कितनी आई है, 50% आई है, तो हमारे 50% आई मतलब ये इट इज़ वेरी पुअर, इतनी नहीं आनी चाहिए। मतलब क्या है कि टैपिंग के बाद जो अनटैप्ड डेंसिटी है और टैप्ड डेंसिटी है दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ओके, इससे क्या पता चलता है कि बल्किनेस ज़्यादा है, और अगर बल्किनेस ज़्यादा है मतलब कपास पहले इतनी दिखती है और उसको दबाने के बाद अगर वो बहुत छोटी हो जाती है तो उसका बल्किनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बल्किनेस अगर ज़्यादा बड़ा है फ्लो कम हो जाता है। ओके, तो अगर बल्क डेंसिटी या फिर अनटैप्ड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनटैप्ड बल्क डेंसिटी और टैप्ड डेंसिटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब पहले मेजरिंग सिलेंडर में जब पाउडर भरी थी 100 थी, टैपिंग करने के बाद कितनी कम हो गई, आधी कम हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मतलब बल्किनेस ज़्यादा है, और बल्किनेस अगर ज़्यादा है तो फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर हम 90 लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो इट विल बी 0.1। ओके, ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 इंटू 100 मतलब ये आ जाएगा लगभग 10%। ओके, तो 10% अगर ये वैल्यू आती है दैट इज एक्सेलेंट। मतलब कितना होना चाहिए, बल्क वॉल्यूम और टैप्ड वॉल्यूम में 10% का डिफरेंस आना चाहिए। ओके, 10% का डिफरेंस अगर आता है तो दैट इज एक्सेलेंट। ओके, 10% से ज़्यादा ये डिफरेंस अगर बढ़ जाता है मतलब 100 की वैल्यू 80 हो रही है, 70 हो रही है, 60 हो रही है, दैट इज नॉट आइडियल। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा पहले था और बाद में बहुत कम हो गया तो बल्किनेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और बल्किनेस अगर ज़्यादा होता है तो
उसकी फ्लो प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ओके, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, तो जो लोहे के पार्टिकल है इजीली फ्लो हो जाएंगे, कपास जो है इजीली फ्लो नहीं होगी, वो ऊपर ही तैरती रहेगी, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बल्कनेस बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, तो इस तरह से परसेंट कंप्रेसिबिलिटी या कार्स इंडेक्स की मदद से भी आप ये निकाल सकते हैं। लास्ट वन इज हाउसनर रेशो, ये थोड़ा बहुत चेंज किया है यहाँ पर थोड़ा कार्स नाम के जो साइंटिस्ट है उसने ये फॉर्मूला दिया, हाउसनर नाम के साइंटिस्ट ने थोड़ा अलग फार्मूला दिया। दोनों का जो मेन प्रिंसिपल है वो एक ही है। तो टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अगर 1 से लेकर 1 से लेकर 1.11 तक आती है तो उसको हम एक्सीलेंट कहेंगे। अगर वो वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि इस केस में था, सेम प्रिंसिपल है, 10 से ज़्यादा बढ़ गई, 38 से भी बढ़ गई तो वेरी पुअर। वैसे अगर 1.60 से ज़्यादा बढ़ रही है हाउसनर रेशियो की वैल्यू, देन इट इज़ वेरी पुअर। तो इसकी पूरी स्केल आपको मिल जाएगी। ओके, तो दिस वाज अबाउट परसेंट कंप्रेसिबिलिटी, हाउसनर रेशियो एंड एंगल ऑफ रिपोज। सो ऑल दिस मेथड आर यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्लो प्रॉपर्टी। तो हमें कंसेप्ट समझ लेनी है कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन तो आप कह रहे हैं इसके बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये क्यों कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक हम इन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि थोड़ा जो पीपी सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट डेवलप कब होगा, जब हम उसका एप्लीकेशन समझेंगे कि क्यों कर रहे हैं। हर एक चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन उसका क्या एप्लीकेशन है, हमें आगे चलकर इंडस्ट्री में जब भी हम वर्किंग करेंगे, कहीं पर भी जॉब में जाएंगे, तब इन सारी चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा। ओके, जब तक हमें समझ नहीं लेंगे इसका एप्लीकेशन, तब तक हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कंसेप्ट समझ लो, उसका एप्लीकेशन समझ लो। तो दिस वाज अबाउट माइक्रोमेरिटिक्स चैप्टर। माइक्रोमेरिटिक्स चैप्टर में अगर हमने देखा कि उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके बाद डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कंसेप्चुअल बेसिस के ऊपर ली है। ओके, तो आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप को रिलेट कर पाएंगे, जैसे जैसे आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा इजी होगा। तो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टॉपिक।